हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके 12th केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में टोटल 4 ऐसे क्वेश्चन हैं, 4 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल के साथ देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है इसमें आपको रिएक्शंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन अगर आपको समझना है तो कॉपी और पेन लेकर उसका प्रैक्टिस लगातार करना होगा, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए 2016, 18 ऐसे कई साल ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीय कारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक ऑक्सीकारक भी है एंड निर्जलीय कारक भी है। इसका एक एक उदाहरण देना है कि कैसे ये प्रूफ होगा कि ये ऑक्सीकारक भी है और निर्जलीय कारक भी है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए इसका एग्जांपल आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीकारक गुण इसका देखेंगे, फिर हम निर्जलीय कारक गुण देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये आते हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। देखिए ऑक्सीकारक गुण क्या है, गर्म करने पर सांद्र H2SO4 अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है और ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यानी कि ये ऑक्सीजन परमाणु देगा तो ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। और निर्जलीय कारक का मतलब क्या होता है, निर्जलीय कारक का मतलब होता है ये जल का शोषण कर लेता है। ठीक है, जल को अवशोषित कर लेगा तो ये निर्जलीय कारक होगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गर्म करने पर सांद्र H2SO4 जो है वो अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम क्या लेते हैं, H2SO4 को ले लेते हैं। रिएक्शन देखिएगा H2SO4, ठीक है, ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में अपघटित हो जाएगा, ये हो जाएगा SO2 में, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड H2O में अपघटित हो जाएगा और ऑक्सीजन जो परमाणु है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O जल एंड ऑक्सीजन परमाणु ये देगा, अतः ये एक ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगर ऑक्सीजन इससे निकल रहा है तो ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए HBr तथा HI को क्रमशः Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि जो H2SO4 है ये HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड को क्रमशः Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे करेगा उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए HBr हमने ले लिया, ठीक है, HBr ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ठीक है, तो इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, हम H2SO4 से कराएंगे। ठीक है, H2SO4 इसकी हमने रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर ये बनेगा क्या, यहां पर ये बन जाएगा Br2 प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O 2H2O। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं है। देखिए यहां पर H कितना, इस साइड में 2 and 1 3H है। ठीक है, इस साइड में 4 है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए जब हम HBr को H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये HBr को Br2 में अपघटित कर देता है, यानी कि Br2 में ये ऑक्सीकृत कर देता है। ये गैस है तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जो जो गैसें होती हैं उस पर हम ऐसे साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो HBr तथा HI को क्रमशः Br2 और I2 में ये ऑक्सीकृत कर देता है। तो जब हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हमें Br2 मिलता है ब्रोमाइड। ठीक है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो H2SO4 है इसने HBr को Br2 में ऑक्सीकृत कर दिया। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक का कार्य यहां पर
करेगा। ऐसे देखिए HI को भी ले लेंगे, सेम वही HI, Br की जगह पर I कर देंगे, बाकी H2SO4 बनेगा क्या, वही सेम यहां पर भी बनेगा। ठीक है, देखिए बस क्या होगा, Br की जगह पर I2 हो जाएगा, इसको गैस कर देंगे ऐसे, प्लस SO2 हो जाएगा, इसको गैस कर देंगे। ठीक है, और प्लस 2H2O हो जाएगा, 2H2O। लेकिन यहां पर भी हमें 2 लिखना होगा। रिएक्शन आप देख लीजिएगा बैलेंस है कि नहीं। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड को H2SO4 जो है वो I2 में ऑक्सीकृत कर रहा है, तो यहां पर ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। तो जो H2SO4 है ये HBr और HI को Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। बैलेंस है कि नहीं इसको देख लीजिएगा। देखिए इधर हाइड्रोजन है 2 और 2 4। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ब्रोमाइड कितना है, Br कितना है 1 और 1 2, इधर भी 2 है। ठीक है, इधर सल्फर कितना है 1 है, तो इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यहां पर भी 2 और 2 4 है। ठीक है, तो वही एकदम बैलेंस ही रिएक्शन हो जाएगा। तो ये तो था ऑक्सीकारक गुण। अभी मैंने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अभी एक गुण और देखेंगे जो कि है निर्जलीकारक गुण। ठीक है, कि आखिर ये निर्जलीकारक के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए निर्जलीकारक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया इसमें से जल बाहर निकलेगा, यानी कि जल को ये अवशोषित कर लेगा। देखिए यह कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी तो आपको पता होगा शुगर, ठीक है, C22 C12H2211। ठीक है, तो जैसे चीनी फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल से जल का अवशोषण कर लेता है, अतः चीनी काली पड़ जाती है। यानी कि जब हम जो शुगर है, ठीक है, जो चीनी है, इसका H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से जल अवशोषित हो जाएगा, जिससे जो चीनी है वो काली पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं ताकि ये क्लियर हो सके। देखिए हम चीनी ले लेते हैं, चीनी का फॉर्मूला होगा C12H22O11, दैट्स अ शुगर। ठीक है, ये चीनी है। अब चीनी का हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। तो होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा, देखिए क्योंकि ये निर्जलीकारक का यहां पर काम कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन है C12, ये इसके 12 परमाणु ऐसे निकल जाएंगे कार्बन। ठीक है, जहां कार्बन होगा वहां कालापन होगा जरूर। ठीक है, तो यहां पर जो है ये काली पड़ जाती है चीनी। H2SO4 बच जाएगा इंटू 11H2O हमारा बच जाएगा। देखिए 11H2O बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, जल को ये अवशोषित कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। तो जब हम चीनी को, यानी कि यहां पर लिखा है जैसे चीनी को जब हम जल से, इसमें से जो H2SO4 है चीनी में से जल को अवशोषित कर लेता है, तो यह कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी फॉर्मिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है, अतः चीनी काली पड़ जाती है। तो यहां से इस चीनी का जब हमने H2SO4 के साथ अब क्रिया कराई तो कार्बन, जो 12 कार्बन के 12 परमाणु बाहर निकल गए, तो कार्बन आ गया तो ये काली पड़ जाएगी चीनी। ठीक है, और H2SO4 इंटू 11H2O हमारा बच गया। ठीक है, ऐसे ही हम फॉर्मिक एसिड का भी देख सकते हैं, जो फॉर्मिक अम्ल है HCOOH। ठीक है, इसकी अब क्रिया कराएंगे H2SO4 से, तो होगा क्या, इसमें भी सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा CO। ठीक है, और प्लस बाकी ऐसे लिख देंगे हम H2SO4 इंटू H2। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा, बस हो गया। तो इसमें CO बाहर निकल गया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा निर्जलीकारक गुण का। तो इस तरह मैंने बताया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक ऑक्सीकारक एंड निर्जलीकारक दोनों का काम करता है। ठीक है, सिंपल सा था। ऐसे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको 2 कर देंगे 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थानों की विवेचना कीजिए। देखिए जो अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस, जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, क्योंकि इसके जो बाह्य कोश होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए हीलियम, नियान, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ठीक है, जीनान एंड रेडान। ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत, ये सब है हीनी अर्कर। ठीक है, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, इनके वर्ग 18 में इन्हें रखा गया। तो देखिए इनके अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना करते हैं कि आखिर इनको कहां रखा गया है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा,
आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को दाईं ओर शून्य समूह यानी कि 0 ग्रुप में रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया। ठीक है, इन तत्वों को इनके गुणों में समानता होने के कारण एक साथ रखा गया है, यानी कि इन तत्वों को इनके गुण में समानता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें ज्यादातर समानता है, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे होंगे, जिसके कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होंगी, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, रेडान को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मौजूद है। यानी कि अगर रेडान को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अक्रिय गैसें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, हमारे एनवायरमेंट में ये सभी मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी और देखिए, इसमें आंतरिक और बाह्य सभी कोश पूर्ण होने के कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। जब इनके पास सब कुछ है, परिपूर्ण है, तो इन्हें किसी से कर्जा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्यों ये किसी से पैसे मांगेगी, किसी के आगे हाथ फैलाएंगी। तो यानी कि आंतरिक और बाह्य सभी कोश इनका जो होता है वो पूर्ण होता है, जिसके कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, यानी कि किसी से भी ये क्रिया नहीं करती हैं और इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। आपको इनका कंपाउंड जो है बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम ऐसे कंपाउंड हैं जो इनके हैं, नहीं तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये दूसरों से क्रिया करती नहीं, इनके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो किसी से कुछ मांगने या किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वो आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। जो हमारा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है और इनके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी लिखना है। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और इनके आक्सीकारक और अपचायक गुण को भी बताना है। ठीक है, और उपयोग भी बताना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड और एक मैंने भी आपको पहले बताया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे इसको देखिए। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड हमारा क्या है। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, हमने कॉपर को ले लिया, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4। ठीक है, इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा देखिए, इनका जब रिएक्शन होगा तो हमारा बनेगा देखिए Cu और SO4 बाहर निकल जाएगा, Cu आगे से और SO4 यहां पर देखिए, H2SO4 में से SO4 निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O जल निकलेगा और प्लस SO2 हमारा निकल जाएगा, SO2 बन गया। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसमें देखिए SO4 आपने पहले ही निकाल दिया तो यहां पर SO2 कैसे आ गया। तो देखिए यहां पर एक काम कीजिए, 2 कर दीजिए, यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स कर दीजिए, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, जब हम कॉपर धातु की छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है, जल मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। जो ये SO2 है यही है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। मैं लिख देता हूं इधर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यही आपका SO2 है। तो जब हम कॉपर धातु की छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें SO2 प्राप्त होता है। बस हो गया, ये कॉपर है, ये H2SO4 है। अब पहले देख लीजिए बैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखिए कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है देखिए 2 और 2 का गुणा होगा 4, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, सल्फर कितना है 2, यहां पर भी 2 है, एक ये और एक ये 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4 का 2 से गुणा होगा 8, तो यहां पर कितना है 4 और 2, 4 to 6, 6 to 8। ठीक है, तो ये आपका एकदम बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। अब देखिए इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया था कि इनके आक्सीकारक और अपचायक गुण को भी बताइए। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अनेक क्रियाओं में आक्सीकारक का कार्य करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आक्सीकारक का कार्य करता है बहुत सारी क्रियाओं में। जैसे देखिए ये H2S का S में आक्सीकरण कर देता है, यानी कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में आक्सीकरण कर देता है। कैसे करेगा वो तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए H2S है आपका, ये इसकी अब क्रिया हमने करा दी SO2 से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से। तो क्या होगा देखिए यहां पर ये जो होगा सल्फर जो है बाहर निकल जाएगा 3S। ठीक है,
और प्लस 2H2O, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया इसने, H2S से यस का ऑक्सीकरण यानी कि H2S का ऑक्सीकरण S में कर दिया। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, ठीक है, इधर सिर्फ 2 हैं, तो इसका 2 आगे कर देंगे, तो 2H2S प्लस SO2 दैट गिव्स आउट 3S प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, तो ये आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका हमने SO2 के साथ अब क्रिया कराया, तो ये सल्फर में इसको सल्फर में ऑक्सीकरण इसका हो गया। ठीक है, तो ये सल्फर है, तो ये इसका ऑक्सीकारक गुण होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है अनेक क्रियाओं में ऑक्सीकारक का कार्य करती है, और ये H2S का S में ऑक्सीकरण कर दिया। देखिए H2S का इसने S में ऑक्सीकरण कर दिया, बस हो गया। ठीक है, ऐसे अपचायक गुण देखते हैं क्या है। अपचायक गुण में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अनेक क्रियाओं में अपचायक का भी कार्य करती है। कैसे करेगी, देखिए Cl का HCl में अपचयन, यानी कि क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन ये कर देती है। कैसे करेगी, देखिए ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है, Cl2, इसकी अब क्रिया जल से कराएंगे, जल, ठीक है, और इसको SO2 से अब क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए अब ये जो हमारा Cl है वो HCl में अपचयित हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारा ये बन जाएगा H2SO4 और प्लस 2HCl, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो क्लोरीन था Cl, इसका अपचयन जो है HCl में हो गया। देखिए ये आपका HCl है, तो क्लोरीन का अपचयन HCl में होगा, तो क्लोरीन जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अनेक क्रियाओं में अपचायक का भी कार्य करती है। जब इसका क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे SO2 का, तो ये इसको HCl में अपचयित कर देगी। ठीक है, तो Cl का HCl में अपचयन, ठीक है, तो Cl2 प्लस 2H2O प्लस SO2 दैट गिव्स आउट H2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, यहां पर Cl2 है क्लोरीन, H2 है जल, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्लोरीन का HCl में अपचयन कर देगा। तो मैंने ऑक्सीकारक गुण भी बताया, अपचायक गुण भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं उपयोग पर। इसके उपयोग क्या क्या है, जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके यूजेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, वही। ठीक है, दूसरा अपचायक के रूप में, ये दोनों तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं उपयोग। ठीक है, अपचायक मैंने बताया कि क्लोरीन का HCl में अपचयन कर देगा। ठीक है, तीसरा है कीटाणु और रोगनाशक के रूप में, यानी कि कीटाणु और रोगनाशक के रूप में भी कार्य करता है। और चौथा है चीनी उद्योग में, यानी कि जो शुगर इंडस्ट्री होती है, चीनी उद्योग होते हैं, उसमें भी SO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। अब देखिए अक्रिय गैसें आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे ही, तो नियान जो हमारा है अक्रिय गैस है ये एक, तो इसके यूजेस क्या क्या है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ठीक है, रेडान, ये सब आपके अक्रिय गैसें हैं। इसमें नियान के उपयोग क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चौथा है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, नियान गैस का उपयोग विज्ञापन करने के लिए विद्युत विसर्जन नलियों में भरने में होता है। ठीक है, यानी कि नियान गैस का उपयोग विज्ञापन करने के लिए, कोई भी मान लीजिए विज्ञापन करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए विद्युत विसर्जन नलियों में भरने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा देखिए, नियान लैंप वनस्पति विज्ञान के बगीचों में भी प्रयुक्त होते हैं, यानी कि नियान के जो लैंप होते हैं वो वनस्पति विज्ञान जो हमारा बॉटनी है इसके बगीचों में भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, नियान लैंप तथा नियान वायु लैंप वायुयानों के लिए दूर से सूचक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथा देखिए, नियान ऑक्सीजन मिश्रण विद्युत उपकरणों में संरक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं। पांचवा है, नियान का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में भी करते हैं। ठीक है, यानी कि नियान जो है इसका उपयोग हम वोल्टेज को अगर कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है, तो हम नियान का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 5th है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नियान के कोई 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, कोई 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। वैसे मैं यहाँ पर 6 आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आएगा आप लिख लेंगे। अगर केवल उपयोग आता है तो आप 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नियान का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में भी किया जाता है। यानी कि जो नियान है इसका उपयोग हम टीवी यानी कि टेलीविजन में, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। मैंने इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के जो पी ब्लॉक के तत्व है, इसके जो 4 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप लोग कितना समझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन इसमें आपको ऑलरेडी पता था वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।